तो ये some Nepali citizens were discussing the proposals on the adoption of federalism in their new constitution। तो आपको पता है कि नेपाल एक ऐसा देश है, हिंदू राष्ट्र है। वहाँ पर पहले राजा का शासन था, तो राजा ने अपना राजशाही छोड़कर वहाँ पर डेमोक्रेसी बनी है और वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट इस समय है। तो वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फेडरलिज्म के लिए कोई स्थान है, वहाँ पर मतलब एक सेंटर और बाकी स्टेट्स होंगी, ये इस बात के लिए आपस में बहस कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट सम ऑफ देम सेड। तो उनमें से एक जो है खगराज है, उसने कहा आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, कहता है कि मुझे फेडरलिज्म पसंद नहीं है। इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इन इंडिया। वो कहता है कि जैसे भारत में अलग अलग जातियों के लिए रिजर्वेशन है सीट्स की, वैसे ही हमारे देश में सीट्स की रिजर्वेशन हो जाएगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सरिता कहती है अवर्स इज़ नॉट ए वेरी बिग कंट्री, तो हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। वी डोंट नीड फेडरलिज्म, हमें फेडरलिज्म नहीं चाहिए। एक छोटे से देश में ज़्यादा सारी स्टेटें हों और एक केंद्र हो, तो वो ऐसा होना अच्छा नहीं है। बाबूलाल आई एम होपफुल दैट दी तराई एरियाज़ विल गेट मोर ऑटोनॉमी। तो बाबूलाल जी कहते हैं कि हमारा जो तराई एरिया है, जो हिमालय के दामन वाला नीचे वाला एरिया है, वहाँ के लोगों को खुद मुख्तारी मिलेगी इफ़ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। तो अलग स्टेट उनकी बन जाएगी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी स्टेट में पावर मिलेगी। राम गणेश आई लाइक फेडरलिज्म। राम गणेश कहता है कि मुझे फेडरलिज्म बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट विल मीन दैट पावर्स दैट वर अर्लियर एन्जॉयड बाय द किंग विल नाउ बी एक्सरसाइज्ड बाय अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो राम गणेश कहते हैं कि फेडरलिज्म जो है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले जो पावर जो थी सारी राजा के पास होती थी, अब वो जो पावर है, जो सत्ता है, वो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे उनके हाथ में होगी और वो हमारे लिए काम करेंगे। इफ़ यू वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कन्वर्सेशन व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दीज। तो अगर आप इसमें खुद आप भी हिस्सा इसमें ले रहे होते तो आपकी क्या राय होती इनके बारे में। विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट फेडरलिज्म इज़, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो इसमें जो एक बात कही गई है कि सीट्स जो हैं वो अलग अलग रिजर्वेशन के लिए होंगी, तो वहाँ पर इतना जाति का वो नहीं है, तो वहाँ उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो फेडरलिज्म में अलग अलग स्टेट्स होने से, जैसे तराई रीजन है वैसे दूसरे जो रीजन हैं चाहे छोटे हों, तो उनको वहाँ पर स्टेट्स में पावर अलग से दी जाएगी। तो उसमें सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं होगा, विकेंद्रीयकरण होगा। मतलब कि जो अलग अलग स्टेट्स बन जाएंगी, छोटी हों चाहे, उनको पावर अलग से मिल जाएगी, उनको अपने जो फैसले खुद करने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो हमारा देश जो है वो ऐसे सूबा और सेंटर सरकारों का फेडरल कंट्री कैसे बनता है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो हमारे देश में तो डाइवर्सिटी बहुत है, और हमने पीछे पढ़ा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जो देश थे, उन्होंने वहाँ पर वो कैसे अपनी जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग धर्मों वाले लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, तो वो लोग कैसे छोटे देश हैं लेकिन फिर भी वो कैसे उनका सामना कर रहे हैं। व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो इसमें जो भारत देश है वो बहुत बड़ा भी है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है, तो उसका क्या होगा। विद सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड
रीजन्स, उसके बहुत सारे क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग धर्म हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री, तो हमारे देश में सत्ता की हिस्सेदारी वाला सिस्टम कैसे लागू होगा। यानी कि अगर एक ही सरकार होगी सारे देश की तो अलग अलग लोग, अलग अलग देश के रीजन के लोग जो हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, वो अपनी बातें मनवाने के लिए मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर उनके लोगों की अपनी सरकार के क्षेत्र की अलग अलग सरकारें होंगी तो वो अलग अलग क्षेत्र के जो मसले हैं वो लोग अपने तौर पर भी हल कर सकते हैं। लेट अस बिगिन विद कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड emerged as an independent nation after a painful and bloody partition। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश में पार्टीशन हुई और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किया गया। भारत आज़ाद होने के समय उसको बहुत दर्द और खूनी जंग पार्टीशन की वो झेलनी पड़ी। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। तो प्रिंसली स्टेट्स वो होती थी जो राजाओं के अधीन होती थी और वहाँ के जो राजकुमार होते थे वो शासक थे, उनके पास पावर थी। तो अंग्रेज़ों ने दो तरह की जो स्टेट्स थी यहाँ पर बनाई थी, एक प्रिंसली स्टेट्स थी और एक जो डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के पास थे पार्ट, उनको प्रोविंसेस कहते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भारत का हिस्सा बन गई। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे संविधान ने ये इसका बात की घोषणा की कि हमारा जो देश है वो स्टेट्स की यूनियन है, उसमें बहुत सारी रियासतों का इकट्ठा एक मुश्त रियासतें इकट्ठी की हुई हैं। आल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, तो उन्होंने यद्यपि ये फेडरेशन वाला वर्ड यूज़ नहीं किया। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो भारत जो देश है वो फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर ही बना है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मैंशनड अबव। तो हमने ऊपर उसके 7 अलग अलग जो गुण फेडरलिज्म के वो बताए हैं, तो उनके बारे में देखें। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज़ादी के बाद सरकार बनाने में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रोल अदा किया, तो उसमें हमें ये बात परिलक्षित होती है कि वो जो 7 फीचर फेडरलिज्म के बताए हैं वो सभी भारत पर लागू होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे जो संविधान है उसने हमें 2 स्तरों वाली सरकार का प्रावधान किया है। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। एक तो भारत की केंद्रीय सरकार है जो सारे भारत की एक केंद्र में सरकार है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकारें। लेटर ए 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड टू द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़। शहरों के स्तर पर म्यूनिसपैलिटीज़ और गाँव के स्तर पर पंचायत। तो ये सरकार का तीसरा जो स्तर था वो बाद में लागू कर दिया गया। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। तो जैसे फेडरेशन में होता है, ये जो 3 स्तर हैं वो अलग अलग अपनी अपनी उनका कार्य क्षेत्र है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो हमारा जो संविधान है उसने 3 लेवल पे ये लेजिस्लेटिव पावर, विधानिक जो शक्तियाँ थीं उनको 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन उनको विभाजित किया बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो शक्ति का विभाजन किया। कुछ शक्ति यूनियन गवर्नमेंट के पास, केंद्रीय सरकार के पास होगी, और कुछ शक्ति जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों के पास होगी। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट्स। तो इसमें 3 लिस्ट्स हैं जिनके विषय जो हैं, जो अलग अलग पावर के विषय हैं, वो अलग अलग इनके सेंटर के, स्टेट के और
उनके पास होंगे। तो हमारे पास 3 लिस्टें हैं विषयों की। यूनियन लिस्ट जो है उसमें ऐसे विषय हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो स्टेट गवर्नमेंट का रीजन छोटा होता है, तो वो सारे देश की सुरक्षा करना उसका काम नहीं है, तो इसलिए देश की जो सुरक्षा है, रक्षा मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार के पास है। फॉरेन अफेयर्स का मतलब विदेश मंत्रालय के बाहर के जो दूसरे देश हैं, अपने इंडिया के समकक्ष दूसरे जो देश हैं उनके साथ जो वार्तालाप करनी है, जहाँ उनके साथ संबंध बनाने हैं, तो वो हमारा विदेश मंत्रालय वो भी केंद्र सरकार के पास है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, और भारत में पूरी जो नोट वगैरह हैं, करेंसी है, धन का जो प्रबंध करना है, बैंकिंग करनी है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका प्रबंधन करना है, वो भी केंद्र सरकार के पास है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स। इन विषयों पर हमारे पास एक समान पॉलिसी होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो केंद्रीय लिस्ट में जो केंद्रीय सूची जो है विषयों की, उसके जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही लॉ बनाती है और उसके फैसले लेती है। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, तो उसमें जो स्थानीय महत्व के विषय हैं वो स्टेट लिस्ट में शामिल हैं, सच एज पुलिस, यानी कि गृह मंत्रालय है, पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू रखना, ट्रेड, व्यापार को प्रोत्साहन देना, कॉमर्स, वाणिज्य, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी एंड इरिगेशन, सिंचाई का प्रबंधन करना, नहरें बनाना। तो द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list। तो जो राज्यों की सूची है उसके अंदर जो विषय हैं उनके बारे में जो फैसले होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स ही करने के लिए होती हैं, उन्हीं को वो दिए जाने चाहिए, वही ग्राउंड लेवल पे वो ये फैसले कर सकती हैं। एक कॉन्करेंट लिस्ट है, includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government। तो एक साझी सूची है, इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। उसमें ऐसे विषय हैं जो दोनों के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए आवश्यक हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज है, अडॉप्शन है एंड सक्सेशन, उत्तराधिकार का कानून है, जहाँ किसी को गोद में लेना है, जहाँ शादी का जो मामला है, ये सारे पूरे देश का जो है वो केंद्र सरकार के पास भी है, और ये फैसले विषय जो हैं इनके फैसले राज्य सरकारें भी करती हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मैंशनड इन द लिस्ट। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, साझी लिस्ट है, उसके बारे में केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी फैसले कर सकती है। इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर उनके जो कानून हैं एक दूसरे से के साथ उनका मतभेद है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, तब राज्य सरकार का कानून नहीं चलेगा, तो केंद्र का सरकार का कानून जो होगा वो सर्वोपरि होगा, वो चलेगा, वो ही माना जाएगा। बट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ 3 लिस्ट, ऐसे विषय भी हैं जो इन तीनों लिस्टों में किसी में भी नहीं आते, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1950 से पहले बना था, तो 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ था। तो ऐसे विषय जो हमारे अब आए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनसे पहले बन गया था, जैसे कंप्यूटर का विषय है, तो अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। जो बाद में आए विषय हैं उन पर फैसला करने का, लॉ बनाने का, कानून बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का अधिकार अब केवल केंद्र सरकार के पास है।
We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. तो होल्डिंग टुगेदर वाले सिस्टम में फेडरलिज्म में जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकारों के साथ अपनी पूरी सत्ता को साझा नहीं करती. दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. तो भारत की जो यूनियन है, भारत का जो देश है, उसमें राज्य सरकारों को उतनी ऑटोनॉमी नहीं है, उनको उतनी शक्ति नहीं है. सम स्टेट्स एंजॉय ए स्पेशल स्टेटस. कुछ जो स्टेट्स हैं उनको ख़ास प्रावधान दिए गए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है. तो यह मैं आपको बता दूं, ये बुक पुरानी है. इसमें जम्मू एंड कश्मीर को अलग से जो उसके पास सत्ता थी, उसके पास अलग से कानून थे, वो अब ख़त्म हो गए हैं. वहाँ पर एक धारा 370 थी, वो अब समाप्त हो गई है. तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर जो था, उसकी जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं. जम्मू एंड कश्मीर की एक टेरिटरी बनाई गई है और लद्दाख एरिया जो दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, उसकी स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया गया है. वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता था वो वज़ीर आज़म था और जम्मू एंड कश्मीर को अलग झंडा था. वहाँ के लोगों को वहाँ पर मताधिकार था और वहाँ के जो लोग थे वही वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते थे. ऐसे कुछ धारा 35 है संविधान में जो लिखा हुआ है 370 के हिसाब से. वहाँ के लोगों को अलग से कुछ खास सुविधाएं वहाँ पर प्राप्त थी, लेकिन अब धारा 370 वो ख़त्म कर दी गई है. मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली. तो पहले जो था स्टेट असेंबली की परमिशन के बगैर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कानून थे वो वहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते थे. इंडियंस who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. जो लोग भारत के कुछ लोग जो वहाँ के बाशिंदे नहीं हैं वो वहाँ पर ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे. सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल. ऐसे ही बहुत सारे ऐसे और भी प्रावधान हैं जो भारत की दूसरी स्टेट्स में कुछ खास स्टेट्स को प्राप्त हैं पर सभी को नहीं है. तो यहाँ तक हमने पढ़ा है आज.